अस्सलाम वालेकुम। मौजों के चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गई है। वो लास्ट टॉपिक जो बाकी है वो ताल बीट्स हैं। वो एक टॉपिक आज हम मुकम्मिल करेंगे, उसके बाद नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आइए मौजों का थर्ड पार्ट जो है, इसकी टॉपिक लास्ट जो छूट गई थी, ताल है। ताल को इंग्लिश में बीट्स कहा जाता है। ये बीट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ताल, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ताल से ताल मिला बोलते हैं। तब ताल से ताल मिला से माने क्या है? 2 ऐसी आवाज़ें जिनके ताद्दुद कुछ गैर मसावी हों, के ताद्दुद कुछ गैर मसावी हों, जो 2 अलग-अलग मुख्तलिफ मब्दाओं से निकल कर एक-दूसरे पर तदाखुल करती हुई एक आवाज़ सुनाई देती है। जिसमें हम वैक्सिंग और वैनिंग कहते हैं, बढ़ी हुई हिद्दत और कम हुई हुई घटी हुई हिद्दत। इस हिद्दत के साथ जो आवाज़ एक जगह से, जैसा कि बैंड बजाते और वीणा, वायलिन बजाते, इसमें जो ताल की जो आवाज़ होती है ना, इसमें क्या होता है मालूम है? 2 मब्दा होते हैं। एक मब्दा S1 समझेंगे और एक मब्दा को S2 समझेंगे। इस मब्दा से निकलने वाली आवाज़ की ये मौज और इस मब्दा से निकलने वाली आवाज़ की ये मौज। इस तरीके से जो मौज एक-दूसरे पर मुंतबिख नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ? ये तदाखुल करती है। तदाखुल के माने क्या हैं? तदाखुल किसे कहते हैं? एक-दूसरे से एक मौज दूसरी मौज से मदाखिलत करना। डोंट इंटरफियर इन बिटवीन अस बोलते देखिए, कि 2 आदमी बात कर रहे हैं तो तीसरा आदमी बीच में इंटरफियर नहीं होना बोलते हैं ना, मदाखिलत नहीं करना। ऐसा मदाखिलत नहीं करने को उसको तदाखुल कहते हैं। तो 2 मौजें एक-दूसरे से जब तदाखुल, फ़र्ज़ करो ये एक मौज है, इस मौज का ताद्दुद 9 हर्ट्ज़ है। और एक मौज है, इस मौज का ताद्दुद 11 हर्ट्ज़ है। ये 11 हर्ट्ज़ माइनस 9 हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू क्या होता है? 2 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है आपको मालूम है ताद्दुद की इकाई है। तो ये ताल क्या है? 2 ऐसी आवाज़ें जिनके ताद्दुद कुछ मुख्तलिफ हो। मैं यहाँ पर तारीफ़ लिख रहा हूँ देखो इसकी। 2 ऐसी आवाज़ें जिनके ताद्दुद कुछ मुख्तलिफ हों, एक-दूसरे से तदाखुल करते हुए वैक्सिंग, वैक्सिंग माने बढ़ी हुई हिद्दत, बढ़ी हुई हिद्दत और वैनिंग, वैनिंग के माने हैं घटी हुई हिद्दत, घटी हुई हिद्दत से जो आवाज़ सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ को हम ताल कहते हैं। ये ताल है। ताल का एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा जो है ज़ाब्ता है, जिसको हम अक्सर ज़ाब्तों में प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं। न्यू वन इज़ इक्वल टू न्यू टू बीट्स बोलते हैं। बी के माने क्या है? बीट्स। आपको न्यू के बारे में तो तफ़सील से मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। पी इज़ इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, ये ज़ाब्ता हम बहुत मर्तबा कर चुके हैं। तो इस ज़ाब्ते की मदद से भी हम यहाँ पर ये ज़ाब्ते को अख़ज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम इस ज़ाब्ते के अंदर इसकी गहराई में जाएँगे। इस गहराई में क्या है? S1, S1 क्या है? ये S1 इज़ इक्वल टू A कॉस ओमेगा 1t। ये मैं इससे पहले इक्वेशंस में रवा मौजों की मसावत में बताया था मैं आपको, A कॉस ओमेगा 1t और S2 की कीमत होती है यहाँ पर A कॉस ओमेगा 2t। ये दोनों आवाज़ के मौजों को S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। यहाँ पर ये S1 की कीमत क्या है? 1 कॉस ओमेगा 1t प्लस 1 कॉस ओमेगा 2t इज़ इक्वल टू S। S मसावी है, यहाँ पर S की इसमें क्या करेंगे? दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। A इंटू कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t। यहाँ पर देखो आप, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का ज़ाब्ता है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन में करे थे हम 10th क्लास में एक ज़ाब्ता, वो ज़ाब्ता मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको मालूम हो ना? कॉस सी प्लस कॉस डी इज़ इक्वल टू 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये ज़ाब्ता है। ये ज़ाब्ता मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इस ज़ाब्ते की मदद से मैं यहाँ पर ये क्या अख़ज़ करा रहा हूँ, देखो आप गौर से।
इज इक्वल टू ए, ये cos c प्लस cos d है, तो cos c प्लस cos d क्या हो रहा है बोलो, cos c माइनस डी बाई टू, c क्या है यहाँ पर ओमेगा 1t और d क्या है ओमेगा 2t, वो कीमतें दर्ज करेंगे। a इंटू क्या हो गया ये 2 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, फिर cos क्या है c प्लस डी बोलते ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये मसावत बनी है। एस इज इक्वल टू ये 2 और a को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, ये दो चीजें जो है ये आ गई यहाँ पर क्या है मालूम है, यहाँ फर्ज करो के क्या है यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी को हम ओमेगा बी समझेंगे, क्या समझेंगे ओमेगा बी, इसको ओमेगा बी लेंगे, इसको ओमेगा ए लेंगे, ओमेगा ए और ओमेगा बी में यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा ए। अब यहाँ पर दर्ज कर दो, हम क्या क्या करेंगे, इसको हम एस इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो क्या हो गया ये 2a cos ओमेगा b, यहाँ पर ये पूरे को ओमेगा b समझेंगे, ओमेगा bt और cos ओमेगा at, ये मुकम्मिल हुआ। लेकिन यहाँ जो कीमत जो हम फर्ज करें हैं ना बाबा, ये कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा बी, ये टी यहाँ पर नहीं रहेंगे, टी यहाँ पर आ गया, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा बी। इसमें हम इसको क्या करेंगे, तारीफ अगर समझ में आ गई है आपके तो ये तारीफ रब कर दे के मैं यहाँ पे इसको मुकम्मिल कर लेता हूँ। हम जानते हैं कि ओमेगा मसावी होता है 2 पाई न्यू के, 2 पाई न्यू के, तो क्या है हमारा आंसर ओमेगा 1 माइनस नहीं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा बी। ये 2 क्या है, ये 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, ये 2 क्या है 11 हर्ट्ज माइनस 9 हर्ट्ज जो बताया मैं आपको, वो 2 जो है कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 के प्लेस पर क्या रखेंगे 2 पाई न्यू 1 माइनस 2 पाई न्यू 2 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बी। यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले ले रहा हूं मैं, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बी, ये 2 पाई गेट कैंसल। देखो अच्छा, उसके बाद क्या बचा न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू बी, ये है हमारा जाब्ता जिसे हम ताल का जाब्ता कहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा फिर बता दे रहा हूं मैं आपको, ताल क्या है, दो मुख्तलिफ आवाजें जब एक दो मुकामात से निकलकर अलग अलग एक दूसरे पर तदाखुल करती हुई वैक्सिंग और वैनिंग पैदा करती हैं, वैक्सिंग और वैनिंग पैदा करते हुए जब एक आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज को ताल कहा जाता है। इसमें हम ये जाब्ता है ताल का, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जाब्ता है, इस जाब्ते की अच्छी प्रैक्टिस करो। और मैं इस सबक के इख्तिताम के साथ आपको ताल के मुख्तलिफ जाब्ते, चैप्टर खत्म होने के बाद में आपका चैप्टर के लास्ट में VSA, SA, LA सब हैं, उसमें ताल के कई प्रॉब्लम्स हैं, इसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए ताल के प्रॉब्लम्स भी मुकम्मिल कीजिए, वो लास्ट चैप्टर के लास्ट में VSA में। इसके साथ ये चैप्टर को जो है मुकम्मिल करने के साथ-साथ मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो मौजों का जो लॉन्ग आंसर का जो चैप्टर है, अर्ज़ी मौजें, कुली मौजें, मुक़ीम मौजों में बनने वाले ऑर्गन पाइप्स, ओपन पाइप्स, क्लोज़ पाइप, के पूरे ज़ाब्ते तमाम करा चुका हूँ मैं आपको 8 मार्क्स के। एक बात है, ज़हन-नशीन कर लो सभी, डॉपलर असल अलबत्ता इस मर्तबा सिलेबस में नहीं है, 30% सिलेबस जो आपका निकाल दिया गया है, वो 30% सिलेबस के हिसाब से डॉपलर इफ़ेक्ट नहीं पढ़ना है। डॉपलर इफ़ेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप अगर पढ़ना चाहें तो आप थोड़ा-सा टेक्स्ट बुक में रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आपके ये टॉपिक्स पूरे मौजों के पूरे टॉपिक्स हो गए। ये अच्छी तरीके से ये ज़ाब्ते की प्रैक्टिस की, ये ज़ाब्ता आपके इम्तिहान में बहुत अहम है, इम्तिहान में आ सकता है। उसके बाद आप 6 के सेकंड ईयर के तमाम तलबा सभी को ये पता है कि मौजों का चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें। उसके बाद एक नया
सबक 6th चैप्टर है जिसका नाम रवानी बर्क है। ये रवानी बर्क में से आपको जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता। इस मर्तबा भी जो है ना आपको जो है पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, किरचॉफ ला अलबत्ता निकाल दिए हैं इसमें। ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम 6th चैप्टर जिसका नाम रवानी बर्क है, वो सबक स्टार्ट करते हैं। रवानी बर्क करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, इससे पहले के सब असबाक में क्लास में भी और इसी 4th चैप्टर में हम बर्क़ी सुकूनियात पढ़े। बर्क़ी सुकूनियात में रवानी बर्क में क्या फ़र्क होता है? गौर से सुनो। बर्क़ी सुकूनियात में बर्क़ी बार इलेक्ट्रॉन या तो एक जगह रहते हैं या आज़ाद रहते हैं। एक जगह रहते हैं या आज़ाद रहते हैं। तो वो टॉपिक्स बर्क़ी सुकूनियात में पढ़े। अब यहाँ पर जो पढ़ना है आपको, ये क्या है मालूम है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बर्क़ी बार जो मुसलसिल हरकत करते रहते हैं। हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होने वाली रौ रवानी बर्क़ी रौ कहलाती है। कैसे? हरकत करने वाले, लिख रहा हूँ देखो मैं आपको, हरकत करने वाले बारों बर्क़ी बारों, बारों की मतलब मुराद क्या है? बर्क़ी बारों से पैदा वाली रौ, पैदा होने वाली रौ रवानी बर्क़ कहलाती है। हरकत करने वाले बारों से पैदा होने वाली बर्क़ी रौ क्या कहलाती है? रवानी बर्क़ मतलब रवां रहती है। रवां से मुराद क्या है? मुसलसिल हरकत कर बर्क़ी बार या इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते चले जाते हैं। यहाँ सवाल एक पैदा होता है देखो, एक गौर से एक बात सुनो आप, ये बर्क़ी बार इससे पहले के चैप्टर में भी पढ़े, इसमें भी पढ़ रहे हैं। ये बर्क़ी बार क्या है? बर्क़ी बार को क्या हम देख सकते हैं? आप देखेंगे अक्सर बर्क़ी बार को हम महसूस कर सकते हैं। आप देखो, आप अपने हाथ 2 हाथ के पाम्स को, हथेलियों को ज़ोर से रगड़ो। बहुत देर तक रगड़ के छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़े टेबल पे डाल दो। डालने के बाद में अपना हाथ हथेली कागज़ के टुकड़ों के पास लाओ, कागज़ के टुकड़े अपने हाथ को चिपक या अपने हाथ के जो बाल होते हैं ना, ये बाल आप क्या करो मालूम? टीवी के स्क्रीन के पास रखो या कंप्यूटर के मॉनिटर के पास रखो। अपने बाल क्या होते हैं मालूम है? मॉनिटर को चिपक गए ऐसा ये क्या है ये? एक किस्म की जो क़ुव्वत कशिश है, तो बर्क़ी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्जेस ये इलेक्ट्रिक चार्जेस बर्क़ी बार मिलकर क्या बनाते हैं हमको? बर्क़ी रौ बनाते हैं। इसीलिए इसके अंदर एक पहली और फर्स्ट इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक क्या है बोले तो बर्क़ी रौ, इलेक्ट्रिक करंट। रौ क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट। 30 सेकंड में बर्क़ी तारों के बहाव को बर्क़ी रौ कहते हैं। 30 सेकंड में बर्क़ी बारों के बहाव को क्या? बर्क़ी रौ। तो इसीलिए यहाँ पर देख लो आप, बर्क़ी रौ का भी है बर्क़ी बार बटे वक़्त। क्या हो गया बाबा ये? बर्क़ी बार को जो है इंग्लिश में जो है हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, वक़्त को टी से ज़ाहिर करते हैं, बर्क़ी रौ को आई से ज़ाहिर करते हैं। क्या ज़ाब्ता बन गया देखो आप ये, I = Q/T। ये क्यू क्या है? बर्क़ी बार की अलामत है, वक़्त की टी, आई की बर्क़ी रौ। तो अब बर्क़ी बार की तो अलामत इकाई आपको मालूम है, आप इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कूलम्ब डिवाइडेड बाय इसकी इकाई है सेकंड। तो ये बनी I = कूलम्ब्स पर सेकंड। ये कूलम्ब्स पर सेकंड को एम्पीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पीयर। तो ये सबसे पहली इस चैप्टर की इकाई मालूम हुई हमको एम्पीयर। इकाई का माने तो आपको मालूम है अच्छे, इकाई फर्स्ट ईयर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। इकाई से क्या मुराद है? तबई मकदार को की पैमाइश करने के लिए जो लफ्ज़, जो रक़मात इस्तेमाल किए जाते हैं, उस लफ्ज़ का नाम इकाई है। मिसाल के तौर पर मैं इस पेन का तूल नाप रहा हूँ। तूल नाप कर मैं क्या बोलूँगा? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बोलूँगा, है ना? तो ये सेंटीमीटर क्या है? इकाई है, किसकी? तूल की। आपका वज़न करके आप क्या बोलेंगे? 40 किलोग्राम बोलेंगे। तो क्या है? किलोग्राम क्या है? कमियत की इकाई है। इसी तरह हम बर्क़ी रौ की इकाई किलोग्राम नहीं बोलेंगे, सेकंड नहीं बोलेंगे, मीटर, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्पीयर। एम्पीयर साइंसदान का नाम है। साइंसदान के नाम से इसकी इकाई रखी गई है। एम्पीयर बर्क़ी रौ की इकाई है। ये बहुत अहम बात है। इसी तरीके से कर लो, ये
की आई है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इसके अंदर इस ज़ाब्ते करने से पहले आपको जो है तफ़ावत-ए-ख़्वा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी एक मर्तबा तफ़ावत-ए-ख़्वा बता के मैं आप बात को जो है आगे बढ़ाता हूँ। तफ़ावत-ए-ख़्वा क्या है मालूम है? तरक़ीब देखिए आम ज़बान में मैकेनिक्स में हम काम किसे कहते हैं? काम से क्या मुराद है? अगर किसी पर क़ुव्वत आयद करने के बाद जिस जिस्म पर क़ुव्वत आयद की जाती है, वो जिस्म नक़्ल मकान करे। अगर मैं अपने सर के ऊपर जो है 10 किलोग्राम वज़न रख लेके एक ही जगह ठहरा हुआ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये कुर्सी को ऐसा उठा के ये कुर्सी इधर से इधर रख रहा हूँ, मैं क्या किया? काम किया। तो जिस तरीके से बर्क़ मैकेनिक्स के अंदर काम करने से मुराद क्या है? किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाना और जिस जिस्म पर क़ुव्वत लगाया गया है, वो जिस्म नक़्ल मकान करे, तो हम काम कहते हैं। इसी तरह बच्चों तफ़ावत-ए-ख़्वा क्या है मालूम है? बरक़ी किसी तार में से बहने वाले बरक़ी बारों का तय करदा काम, तयशुदा काम का बरक़ी बारों का तयशुदा या अंजाम शुदा काम क्या कहलाता है? काम क्या कहलाता है? तफ़ावत-ए-ख़्वा। इसीलिए तफ़ावत-ए-ख़्वा का ज़ाब्ता क्या होता है मालूम है? तफ़ावत-ए-ख़्वा का भी है काम बटे बरक़ी बार, काम बटे बरक़ी बार। काम को क्या बोलते हैं? डब्ल्यू बोलते हैं, बरक़ी बार को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। डब्ल्यू की इकाई क्या होती है? जूल, बरक़ी बार की इकाई क्या होती है? कूलम। इसीलिए जूल्स पर कूलम ये मसावी होता है वोल्ट के, किसके? वोल्ट के। तो अब एक नई इकाई अभी आपको मालूम होगी, वोल्ट किसकी इकाई है? तफ़ावत-ए-ख़्वा की इकाई है। वोल्ट किसकी इकाई है? तफ़ावत-ए-ख़्वा की इकाई है। तो तफ़ावत-ए-ख़्वा की इकाई मालूम हो गई और बरक़ी रौ की इकाई मालूम हो गई। ये आपको बहुत ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट टॉपिक रवानी बर्क़, हरकत करने वाले बारों से पैदा होने वाले को बरक़ी रौ कहते हैं। बरक़ी रौ, उसके बाद तफ़ावत-ए-ख़्वा। नेक्स्ट टॉपिक है मौसिलों में बरक़ी रौ। मौसिलों में बरक़ी रौ। ये मौसिलों में बरक़ी रौ क्या है? एक मर्तबा सुन लीजिए। मौसिल और हाजिज़। मौसिल क्या होते हैं? किसमें से बरक़ी बार का गुज़र बआसानी अमल में आता है, मौसिल। किसमें से बरक़ी बार नहीं गुज़रते, वो हाजिज़। जैसा कि बरक़ी रौ, कि धात में से बरक़ी रौ आसानी से गुज़र जाती, इंसानी जिस्म में से भी बरक़ी रौ आसानी से गुज़र जाती, लकड़ी में से बरक़ी रौ नहीं गुज़रती। इंसानी जिस्म आप के मौसिल हुए और लकड़ी हाजिज़ हुआ। हाजिज़ मतलब गैर मौसिल। तो में बरक़ी बार क्या है? यहाँ पर एक छोटा-सा आपको मैं मुशाहिदा बता देता हूँ। एक पॉज़िटिव और नेगेटिव के तौर ये कन ये पूरे पॉज़िटिव चार्जेस हैं, ये पूरे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक बरक़ी रौ पैदा होती है, ये तूल है ये। यहाँ पर जो बरक़ी रौ पैदा होती है ना, मौसिलों में बरक़ी रौ। तो मौसिलों में बरक़ी रौ क्या है मालूम है? यहाँ पर एक सवाल आता है देखो इसमें, एक से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बताता हूँ मैं आपको। औसत आज़ाद फ़ासला देखो ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लो ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स में हर साल 17 में, 18 में, 19 में हर साल पूछता है सवाल ये। औसत आज़ाद फ़ासला क्या है औसत आज़ाद फ़ासला? किसी भी मौसिल ये एक मौसिल है, किसी भी मौसिल धाती मौसिल में 2 मुत्तसिला टकराऊ 2 मुत्तसिला किसका टकराऊ? इलेक्ट्रॉन का टकराऊ। इलेक्ट्रॉन का टकराव का औसत इलेक्ट्रॉन के टकराव का तय करदा फ़ासला इसका 2 मुत्तसिला 2 मुत्तसिला इलेक्ट्रॉनों का तय करदा फ़ासला क्या कहलाता है? औसत आज़ाद फ़ासला। किताब में उसका डेफ़िनेशन भी है, मैं भी लिखा हूँ यहाँ पर देखो, 2 मुत्तसिला इलेक्ट्रॉनों का तय करदा फ़ासला। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी में टकराने के बाद में जितना औसत फ़ासला जो होता है ना, एवरेज फ़ासला जो होता है, उसको औसत आज़ाद फ़ासला कहा जाता है। इस औसत आज़ाद फ़ासले के लिए यहाँ पर ईएल ये तफ़ावत-ए-ख़्वा का ज़ाब्ता यहाँ पर क्या होता है और ईएल भी होता है। P इज़ इक्वल टू ईएल ये आपके मेन और बेसिक बरक़ी रौ, तफ़ावत-ए-ख़्वा और बरक़ी क़ुव्वत मुहरिका भी मालूम होना। बरक़ी क़ुव्वत मुहरिका क्या है? तवानाई है। बरक़ी क़ुव्वत मुहरिका बरक़ी बारों की तवानाई है। तफ़ावत-ए-ख़्वा बरक़ी बारों का तयशुदा काम है और बरक़ी रौ क्या है? बरक़ी बारों से फिर बरक़ी बारों के बहाव के अमल को बरक़ी रौ कहा जाता है।
आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ओम का कुलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, ओम का कुलिया। ओम का कुलिया से क्या मुराद है? देखेंगे आप। ओम साइंसदान, ये तो समझ में आ गया ना पूरा? अच्छा, एक बार फिर देख लो। हरकत करने वाले बारों से पैदा होने वाली बर्फीरो रवानी बर्फ कहलाती है। 30 सेकंड में बर्फी बारों के बहाव को बर्फीरो कहते हैं। ये टॉपिक मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप आइए नई टॉपिक पर करेंगे। इसमें ओम का कुलिया और उससे मुतालिक चंद थोड़े ज़ाब्ते हैं, वो ज़ाब्तों के ऊपर रोशनी डालेंगे, तो आगे चल के आप नीट के, एमसेट के प्रॉब्लम्स करने के लिए भी आपको सहूलत होती है। चलिए, ओम का कुलिया क्या है? ओम दरअसल साइंसदान का नाम है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ओम जो कुलिया बनाया ना, वो कुलिये में किसी मौसिल से बहने वाली बरखीरों, गौर से सुनो, मौसिल से बहने वाली बरखीरों रास्त तफावत ख़ापर, मतलब बरखी बार जितना कम काम करेंगे, बरखीरों उतनी कम पैदा होंगी। बरखी बार जितना ज़्यादा काम करेंगे मौसिल में, बरखीरों उतनी ज़्यादा पैदा होंगी। तो उसको बोलते हैं रास्त मुतनासिब। मतलब क्या हुआ? एक मकदार बढ़ गई तो दूसरी मकदार भी बढ़ जाएगी, एक मकदार कम हो गई तो दूसरी मकदार भी कम हो जाएगी। ओम के कुलिये के मुताबिक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो, ओम का कुलिया, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको। ये ई तिल के राशि रकबे में बरखी रो रास्त होती तफावत के ब्रैकेट में लिखो मुस्तकिल तपिश पर, मुस्तकिल तपिश पर। मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूँ देखो आप। क्या बोला अभी मैं आपको? बरखी रो रास्त मुतनासिब होती है तफावत खा पर। आपको तो मालूम है बरखी रो की अलामत क्या है? आई। तफावत खा की अलामत क्या है? बी। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकाल दिए तो क्या करते हैं आप? एक मुस्तकिल लेते हैं। वो मुस्तकिल क्या रहता है? R I, यानी P इज इक्वल टू आई आर। ये है ओम के कुलिये का ज़ाब्ता। इतना आसान है देखो, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ये जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, ये कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। एक बात ज़हन नशीन कर लो। अच्छा, किसी मौसिल मतलब तार में बरखी रो रास्त मुतनासिब होती है तफावत ख़ा पर। मतलब क्या है? बरखी जितना हम बरखी बार काम करेंगे उसमें उतना बरखी रो पैदा होंगी, कम काम करेंगे कम बरखी रो पैदा। ये ज़ाब्ते की मदद छोटी सिंपल मैथमेटिक्स लेके ये अक्स करें। इसको हम क्या करेंगे? ये V इज़ इक्वल टू आई आर हो गया, या नहीं तो अगर हम इसको I लिखना है तो I इज़ इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। I इज़ इक्वल टू V बाई आर, और अगर R लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? V बाई I लिख सकते हैं। कि R इज़ इक्वल टू V बाई I जो लिखे, V क्या है? वोल्ट, और I क्या है? आपको मालूम है, अभी बताया मैं आपको, एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया है? वोल्ट पर एम्पियर। सुन लो, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 ओम के बराबर होता है। क्या बोलते हैं? ओम। ओम की ये अलामत है। तो ये मज़ाहिमत की इकाई हो गई। मतलब ओम मज़ाहिमत की इकाई है। अब सवाल पैदा होता है मज़ाहिमत क्या है? मज़ाहिमत नहीं पढ़े, मज़ाहिमत इससे पहले चैप्टर में पढ़े, लेकिन फिर भी एक मर्तबा मैं बोल दूँ आपको। बरक़ी मौसिल के अंदर बरक़ी बारों के बहाव में रुकावट पैदा हो जाए, तो उस रुकावट पैदा होने की तो मज़ाहिमत कहते हैं। मतलब रेज़िस्टेंस, नाम से खुद ज़ाहिर है, मज़ाहिमत करना, रुकावट पैदा करना, ये मज़ाहिमत है। अब यहाँ पर ये पूरे ज़ाब्ते, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों ज़ाब्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखो। इन ज़ाब्तों को याद रखने के लिए मैं एक छोटा-सा यहाँ पर एक मुसल्लस सा बना रहा हूँ देखो। आप याद रख सकते हैं ऐसा। यहाँ पर क्या मालूम है? ये V समझो, ये I समझो, ये R समझो। यहाँ इनटू है, ये डिवाइडेड बाय है। तो बोलते हैं जादुई मुसल्लस। मतलब क्या है? जादुई मुसल्लस का मतलब क्या है? हम इस मुसल्लस से पूरे दाब्ते याद रख सकते हैं। देखो, V इज़ इक्वल टू I इंटू R, V इज़ इक्वल टू I इंटू R, और अगर I होना है तो V बाई R, ये बाई है ना? ये डिवाइड बाई है। I होना है तो V बाई R, और अगर R होना है तो V बाई I। तरीके से इसको जादुई मुसल मैजिक ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे मैजिक ट्रायंगल से हम फार्मूले, पूरे तीनों के फार्मूले भी याद रख सकते हैं।
ये आपका जादुई मुसलसल का ज़ाब्ता हो गया। अब आइए नेक्स्ट, ये ओम के कुलिये में ख़त्म करने के बाद में V इज़ इक्वल टू IR के अंदर हम यहाँ पर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा अहम है, नूई मज़ाहिमत या नूई मज़ाहिमत को और मज़ाहिमियत भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रेज़िस्टिविटी बोलते हैं। ये रेज़िस्टिविटी क्या है? नूई मज़ाहिमत क्या है? सुनिए आप गौर से। कोई भी तार है, बरक़ी तार छोटा है, ये बरक़ी तार बड़ा है, ये बरक़ी तार बड़ा है। तो किसी तार में मज़ाहिमत इसके तूल पर रास्त मुतनासिब होती है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या है? मज़ाहिमत तार के तूल पर रास्त मुतनासिब होती है। इसको हम मैथमेटिकली कैसा लिखते हैं? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के बाद मज़ाहिमत तार के उमूदी तराशी रग़बे के बिलक्स मुतनासिब होती है। इसको कैसा लिखेंगे मैथमेटिकली? R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। ये दोनों को लेके मैं आपको यहाँ पर एक छोटा-सा ज़ाब्ता अक्स करा के बताता हूँ, देखो। ये किस तरीके से अक्स करेंगे हम। R इज़ प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। दिख रहा है आपको? फिर R इज़ इक्वल टू L डिवाइडेड बाई A स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो। यहाँ पर ये R इज़ प्रोपोर्शनल बनेंगे। अब R इज़ इक्वल टू लिए तो यहाँ पर रो L बाई A। यहाँ पर रो L इज़ इक्वल टू RA या रो इज़ इक्वल टू RA बाई L। ये जो ज़ाब्ता है, यहाँ पर ये जो अलामत है रो, ये है नूई मज़ाहिमत या मज़ाहिमियत कहा जाता है। देखो आप, इसकी इकाई अक्स करेंगे हम, मज़ाहिमत की इकाई है ओम और रक़बे की इकाई होती है आपको मालूम है मीटर स्क्वायर, लेंथ की इकाई होती है मीटर। मीटर, मीटर कैंसल हो गई, ओम मीटर। ओम मीटर किसकी इकाई हो गई? मज़ाहिमियत की। तरीके से यहाँ पर और भी कई ज़ाब्ते हैं अक्स करने के आपको, आप कर सकते हैं इसके अंदर ज़ाब्ते और यहाँ पर ये V इज़ इक्वल टू IR जो ज़ाब्ता करें हम यहाँ पर, V इज़ इक्वल टू IR। R का ज़ाब्ता क्या हो गया? V के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? EL। EL इज़ इक्वल टू I इंटू R के प्लेस पर रो L बाई A। रो L बाई A। यहाँ पर ये LL गेट कैंसल हो गया तो जो है ना E इज़ इक्वल टू I बाई A इंटू रो। तो I बाई A क्या होता मालूम है? J होता इक्वल टू E इंटू रो। ये ज़ाब्ता भी बहुत अहम है आपका। ये ज़ाब्ते को यहाँ पर ये रौ कसाफ़त कहते हैं। J को क्या कहते हैं? ये क्या है मालूम है? रौ कसाफ़त। रौ कसाफ़त बोले तो करंट डेंसिटी बोलते हैं उसमें। रौ कसाफ़त। इसके मुतालिक ये ज़ाब्ते भी मुकम्मिल हो गए आपके। इसके साथ आपकी जो है पोटेंशियोमीटर है और जो है इसके बाद में छोटे-छोटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरे भी और जो है टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में जो है समझाऊँगा।